नमस्कार, दंदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में करीब 20 घंटे का वक्त बचा है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। वहीं राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जिट पोल में मोदी सरकार हैट्रिक लगा रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन नतीजे पलटने का दावा कर रहा है। लेकिन मतगणना से पहले सभी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो मतगणना शुरू होने से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अपने प्रत्याशी और एजेंट्स को मतगणना की ट्रेनिंग दे रही है, जबकि रायपुर में भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट के लिए महायज्ञ कर रही है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के साथ साथ देशवासी भी मतगणना को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि एग्जिट पोल ने देशवासियों के मूड की ओछल सी तस्वीर बनाई है, जिससे माना यह जा रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना स्थलों की, जहां पर काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। तो चुनाव आयोग भी तैयार है और राजनीतिक दल भी तैयार हैं और साथ ही साथ में जी मीडिया भी तैयार है कल के लिए पूरी तरह से। लोकसभा चुनाव को लेकर कल मतगणना किया जाएगा और हम राजधानी भोपाल के पुराने सेंटर जेल में मौजूद हैं और यहीं पर भोपाल लोकसभा क्षेत्र का मतगणना किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहीं पर मतगणना किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पानी से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं अभी से तैनात हैं। और आपको बता दें कि भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 7 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 14 टेबल लगाए जाएंगे, यानी 7 विधानसभा क्षेत्र में 98 टेबल लगाए जाएंगे। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 250 बूथ है तो पहले राउंड में 14 बूथ की गिनती होगी। ऐसे इसी तरह से गिनती की जाएगी। और आपको बता दें कि पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और कल पहले मतपत्रों की गणना, उसके बाद ईवीएम की एक एक करके गणना होगी और दोपहर के वक्त तक जो है यहाँ पर दोपहर के वक्त तक रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन रजत के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट कल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मतगणना की तमाम जो तैयारियां हैं वो करते हुए यहाँ पे सीधे ये तस्वीरें देख सकती है। ये है सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे यहीं पे चूंकि काउंटिंग होनी है और इस काउंटिंग की हम बात करें तो खास तैयारियां जो है वो प्रशासन के स्तर पर की गई है। ये देख सकते हैं पंखे, एक लाइन पे तमाम जो पंखे हैं वो लगाए गए हैं ताकि गर्मी से सीधे तौर पर जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो यहाँ पहुंचेंगे उनको राहत दी जा सके। इसके साथ साथ आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र ये यहाँ पे बनाया गया है ताकि अगर किसी को कुछ होता है, किसी को कोई समस्या आती है भीषण गर्मी की वजह से, तो उनका सही तौर पे उपचार किया जा सके। पूरी तैयारियां जो है जिला प्रशासन की ओर से वो कर ली गई है। लेकिन राजधानी रायपुर की हम बात करें तो यहाँ इस मतगणना केंद्र में 7 विधानसभा जो सीटें हैं, इस जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, उनकी यहाँ पे काउंटिंग होगी। लेकिन खास बात यह है जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो तमाम जो जिले हैं उसके बैलेट पत्रों की कहीं ना कहीं गिनती यहां होगी। तो ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम जो बैलेट पेपर हैं वो यहां ला लिए गए हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो यहां होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम मशीनें खोली जाएगी। हालांकि देखिए, एक जो विधानसभा जो क्षेत्र आता है भाटापारा, उनकी काउंटिंग जो है ईवीएम की जो काउंटिंग है वो बलौदाबाजार जिले में होगी। लेकिन बाकी जो रायपुर जिले के अंतर्गत जो आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो काउंटिंग है वो यहाँ पे होगी और तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। ये देख सकते हैं किस तरह से कौन कौन से जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसके अलावा मतगणना के अधिकारी किस रूट पे जाएंगे, अभ्यर्थी कहाँ से जाएंगे, वो तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो दी गई है। अफसर, ऑब्जर्वर, आरओ, एआरओ, डीईओ,
उनके जाने का ये मार्ग तय किया गया है। मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से वो की गई है। कूलर, अलग अलग जगहों पे कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि भीषण गर्मी का, चूंकि राजधानी रायपुर में ये प्रकोप देखा जा रहा है, तो उससे सीधे तौर पे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, या जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो आएंगे, उनको गर्मी से कहीं ना कहीं बचाया जा सके। लेकिन देखिए, कल ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट की पल पल की खबर जी मीडिया अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर, जहां छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मतगणना करवाएंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो मतगणना हॉल है, उसमें जो शामिल विधानसभा क्षेत्र है, उनमें हर हॉल में प्राय 14 मेज लगाए गए हैं और न्यूनतम 12 राउंड से लेकर अधिकतम 24 राउंड तक जो है मतगणना सतत चलेगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 21 टेबल ही लगाए गए हैं। इनमें पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर, सोनहत और कसडोल ये विधानसभा सम्मिलित है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में जो है पोस्टल बैलेट्स की गणना की व्यवस्था की गई है और सर्वप्रथम कल 8 बजे रिटर्निंग ऑफिसर्स मुख्यालयों में डाक मतपत्रों की गणना से जो है गणना की प्रारंभ होगा और 30 मिनट के पश्चात जो है ईवीएम की गणना प्रारंभ होगी। परंतु ऐसे काउंटिंग सेंटर्स जहां पर पोस्टल बैलेट्स की गणना नहीं होनी है, वहां पर ईवीएम की गणना 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। डाक मतपत्र की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में हमने जो की है, उसमें हमने डाक मतपत्र की गणना के लिए पृथक से हॉल निर्धारित किया है और हमारे यहाँ 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, कांकेर और महासमुंद, जहाँ पर हमने पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए 2 हॉल भी पृथक से चिन्हांकित किए हैं। बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में मात्र एक हॉल में गणना होगी। डाक मतपत्र की गणना हेतु जो है हमने 10 से 11 जो है मेज लगाए हैं और एक मेज पर 500 से अधिक डाक मतपत्र की गणना नहीं होगी और प्रत्येक मेज पर जो है एक एआरओ के मार्गदर्शन में जो है पूरी डाक मतपत्र की गणना होगी। इसी तरह जो हमारे ईवीएम काउंटिंग है, वो हर राउंड में 14 टेबल रहेगा और हर 7 टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में जो है गणना होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में जो अभ्यर्थी है और जो गणना एजेंट है, उनके लिए पृथक प्रवेश द्वार है और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंटों को हमने फोटो युक्त पहचान पत्र दिए हैं। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि कल अनिवार्य रूप से मतगणना प्रारंभ किए गए नियत समय से 1 घंटा पूर्व आप मतगणना केंद्र में प्रवेश कर ले। हमने जो परिचय पत्र दिया हुआ है उसको अनिवार्य रूप से आप लेकर आएं। मतगणना केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 स्तरीय 3 टियर लेयर में हमने सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है और जो सबसे बाहरी दायरा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस, जिला पुलिस बल हमने लगाया है। उसके उपरांत 100 मीटर की परिधि में जो है पूर्ण रूप से गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा और ये पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। 100 मीटर तक पैदल चलने के पश्चात ही मतगणना केंद्र में आपको प्रवेश मिल पाएगा और विधिवत बैरिकेडिंग और कलर कोडिंग और कलर पासेस जारी किए गए हैं, जिससे कि ये हम सुनिश्चित करा सके कि जिस विधानसभा क्षेत्र और मतगणना हॉल के लिए जो निर्धारित प्रवेश द्वार है और निर्धारित एरिया है, वहीं से एंट्री सभी ले सके। और
सभी जगह पर वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूर्ण रूप से सभी काउंटिंग सेंटर्स के कानून सुव्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी भी तैनाती की है, और जो अंतिम दायरा है जहां पर मतगणना रहेगी और मतगणना हॉल है, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमने लगाया है। पूरे राज्य में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 33 कंपनियां इन मतदान केंद्रों में लगी है, और राज्य सशस्त्र बल भी हमने एक कंपनी हर मतदान केंद्र में लगाई है, और डिस्ट्रिक्ट फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है। तो काफ़ी पर्याप्त सुरक्षा बल कल उनकी निगरानी में पूरी काउंटिंग होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हमने मीडिया सेंटर स्थापित किया है, और मीडिया सेंटर में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। सभी प्राधिकार प्राप्त मीडिया कर्मी जो है की पूरी तैयारी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसी की जानकारी दी जा रही है अधिकारियों की तरफ से। हम रुक करते हैं अपनी चर्चा का कि मतगणना की तैयारी है और राजनीतिक दलों के लिए खासतौर पर पल पल भारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कैसी है आपकी तैयारी? देखिए, जो विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करते हैं उनको चुनाव या फिर नतीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आशान्वित रहते हैं कि अगर परिस्थितियां बहुत अपेक्षानुरूप ना भी रही तो भी वह एक सेफ और सिक्योर पोजीशन पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन क्रियाशील रहती है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं और चुनाव कैंपेन की कमान स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संभाली, जिनकी एक अपनी व्यापक सर्वस्पर्शी लोकप्रियता है। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि चुनाव परिणाम जो है वह एक्सिट पोल से भी ज्यादा बृहद रहेंगे। हम देखेंगे कि 400 पार का नारा जो जमीन पर जीवंत होता हुआ नजर आ रहा है वह चुनाव के परिणामों में भी परिलक्षित होगा, और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार का तीसरी बार नेतृत्व करेगी। प्रधानमंत्री जी देश के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिनको एक बढ़ा हुआ जनादेश लगातार 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में मिला है। इससे पहले देश में नेहरू जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनका भी जनमत घटता चला गया था। तो जो मोदी जी ने प्रो इनकम्बेंसी का एक नया वातावरण देश में तैयार किया है, उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं में, देश की जनता में, आम जनमानस में एक उत्साह है, और हम देखेंगे कि नतीजे भी उसी ओर इंगित करेंगे। नतीजे भी अपने आप में हमारी अपेक्षाओं के आसपास ही रहेंगे, और स्वाभाविक तौर पर चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 206 से ज्यादा रैलियां की, 23 के करीब रोड शो किए, 82 से ज्यादा संस्थानों को इंटरव्यूज दिए, और पूरा हमारा नेतृत्व चुनाव के दौरान पूरी तरीके से इंगेज रहा। अमित शाह जी 158 रैलियां करते हैं, नड्डा जी 134 रैली करते हैं, आदित्यनाथ जी 200 से ज्यादा रैलियां करते हैं, मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व 200 से ज्यादा दोहरा शतक लगाता है जनसभाओं का। तो यह तमाम चीजें परिणामों में मतलब आप कह रहे हैं कि आपने मेहनत की है और वो मेहनत का नतीजा अब एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिख रहा है। राम पांडे जी, आपकी किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आपकी तरफ से बाकायदा जो एजेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, प्रत्याशियों को भी ट्रेनिंग दी गई है, और खासतौर पर ईवीएम की बैटरी चेक करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मतगणना स्थल को आप देखिए, करीब 500-700 जगह मतगणना की जाएगी। ये मतगणना स्थल किस सरकार के द्वारा बनाए गए हैं? ये 99% कांग्रेस सरकार द्वारा ये मतगणना स्थल बनाए गए हैं। जहां भी मतदान हुआ था, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी बिल्डिंग हो, जितने भी देश में मतदान केंद्र थे ये कांग्रेस सरकारों द्वारा बनाए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा झूठ आता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये मतगणना स्थल और मतगणना केंद्र ये आपके सामने बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अब बात आती है ट्रेनिंग की, तो हमें तो ट्रेनिंग देना जरूरी है, हमें तो समझाना जरूरी है। 17C फॉर्म के बारे में भी समझाना जरूरी है कि जहां मतदान केंद्र था वहां कितनी वोटिंग हुई, मशीन में से कितने वोट निकल रहे हैं, क्योंकि मतदान के बाद 1,07,00,000 वोट टोटल बढ़ चुके हैं। तो 1,07,00,000 वोट बढ़ना एक बड़ी बात होती है कि आखिर वो वोट कैसे बढ़ गए, किसने बढ़ाए, क्या कारण थे, किस तरह से बढ़ गए। तो हम लोगों को तो अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट रहे ना रहे उनको इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो क्यों आप लोगों को क्यों कि धांधली का शक है क्या? जी 100%। और भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ से तो चुनाव आयोग है। मैं देखो आपके सामने एक प्रमाण रख रहा हूँ, ये स्वदेश अखबार भारतीय जनता पार्टी समर्थक है।
दैनिक भास्कर एक 2 अखबार है। नहीं, अब नहीं, मैं राम पांडे जी नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि ऐसे आप किसी दूसरे मीडिया संस्थानों के अखबार मत दिखाइए। आप बात अपनी कह लीजिए, लेकिन ऐसे ऑन एयर मत दिखाइए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ने एक अखबार में ऐड दिया है जो बीजेपी समर्थक अखबार ऐड है। अब आज उस अखबार में ऐड देने की क्या जरूरत है कि मतदान देने वालों का धन्यवाद, बाकी किसी अखबार में ऐड नहीं दिया। केवल बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यालय, आरएसएस कार्यालय से जो अखबार निकलता है, आज फुल पेज का विज्ञापन चुनाव आयोग उसको दे रहा है। तो ये अपने आप में आज ही प्रमाणित करता है कि चुनाव आयोग क्या करना चाहता है। चुनाव आयोग कितने सारी कंप्लेंट इस बार की गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के भाषण की भी कंप्लेंट की गई। क्या एक कंप्लेंट पर भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया? प्रधानमंत्री को लेटर देना था, चुनाव आयोग को लेटर किसको दे दिया? नड्डा जी को, कि नड्डा जी प्रधानमंत्री से पूछेंगे, फिर प्रधानमंत्री नड्डा जी को बताएंगे, फिर नड्डा जी चुनाव आयोग को जवाब देंगे और उसके बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन 2 महीने में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक दिन के लिए भी चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो चुनाव आयोग को छोड़िए, अब सब कुछ सामने आ चुका है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अलर्ट रहने की तो बहुत ज्यादा विपक्ष को है ही, क्योंकि विपक्ष अलर्ट नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की तो नस नस में बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। ठीक है, हमारा जी ठीक है, अच्छी बात है, ये तैयारी का हिस्सा भी है। ठीक है, हमारे साथ अमरजीत छाबड़ा भी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं सुरेश शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए। पहले दिन से जब ये चुनाव चला था उसी समय से ही जनमानस में ये बात थी, विपक्ष भी लगभग इस बात को मानता था कि एक मोदी के नाम पर एक वातावरण बना हुआ है। लोग बार बार यही कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे, यानी कहीं भाजपा नहीं थी लेकिन मोदी के बारे में बड़ी धारणा थी कि लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं। ये बात अनेकों समय तक विपक्ष के लोगों ने भी आलोचनात्मक रूप से इस बात का उल्लेख किया है। और मुझे बहुत अचरज लग रहा है इस बात को लेकर के कि कल ही माननीय खड़गे साहब ने और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे नेताओं ने ये कहा है कि हम 295 सीटें जीत रहे हैं। जब 295 सीटें जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, दावा इतना बड़ा है, तो आज कल जब मतगणना होगी तब तक तो भूमिका विजेता वाली होना चाहिए। जब आज ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया तो विजेता वाली भूमिका का निर्धारण नहीं दिखाई देता। ये अपने आप में हम लोगों के लिए खबर है। तो ये एक बात बड़ी गंभीर है। अगली बात ये है कि कल जो मतगणना होगी वो दोपहर तक ये सब मालूम चल जाएगा, परंतु जिस तरह के एग्जिट पोल्स के नतीजे बताए गए हैं उसके अंदर संभावना पूर्वानुमान बताया गया है। लगभग ये चुनाव के प्रारंभ दौर से ही समझ में आ रहा था कि इसी प्रकार की स्थितियां बनेंगी। केवल देखने वाली बात इस चुनाव परिणाम में रहेगी कि 400 के पार जाने की स्थिति बनती है या नहीं बनती है। राजीव गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तो टूट रहा है, उसमें तो कोई शक संशय नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी का जो रिकॉर्ड है 400 से ज्यादा सीटें लेने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे। मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 3 चुनाव जीते थे तो निश्चित रूप से क्रमानुसार उनकी सीटें हर बार बढ़ी नहीं। पहली बार जो सीट जीती थी उसके बाद जो 7 सीट बढ़ी, उसके बाद 10 सीट 9 सीट लगभग कम हो गई थी। तो यहाँ ये हो रहा है कि 282, 303 और फिर क्या आ रहा है, उसके बाद ये अनुमान लगेगा कि बढ़ते क्रम में रहा या नेहरू जी की तरह लास्ट में आकर के डाउन हो गया। एक बात और उल्लेख करने की आपके चैनल पर है, एक लाइन की है। हाँ। नेहरू जी ने 3 स्टेप प्राप्त किए थे जब वो आजादी के महानायक थे, वो देश के हीरो थे, तब उनको देश ने 3 बार चुना। यहाँ एक ऐसा दौर चला था जिसके अंदर गठबंधन की सरकारें रही और गठबंधन की सरकारों के बीच से एक व्यक्ति राज्य से निकल करके आकर के 3 बार लगातार स्पष्ट बहुमत की और क्रमानुसार बढ़ते हुए बहुमत की सरकार बनाता है। ये निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से नेहरू का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन आज की स्थिति में
आज के नेहरू की यदि तुलना की जाएगी, आज कोई दूसरे नेहरू होते, आजादी के महानायक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आज का जो परिणाम है, कल वाला जो परिणाम है, वो निश्चित रूप से सुपर माना जाए। ठीक है सुरेश शर्मा जी, एक और छोटा सा कमेंट मैं आपका इस पर चाहूंगी। जो कांग्रेस की तरफ से धांधली का शक बार बार जताया जा रहा है, वो भी मतगणना से ठीक 20 घंटे पहले या 24 घंटे पहले मान लीजिए आप। देखिए, कल से ये बातें चल रही हैं और एग्जिट पोल के संबंध में मीडिया घरानों को, मीडिया के अंदर काम करने वाले लोगों को भी इस प्रकार से गालियां निकाली जा रही हैं, तो ये उनका चरित्र है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जनता के बीच में जाकर के यदि काम करने वाला राजनेता जो है, वो कभी भी इस तरह की हरकतों में नहीं आता। आप बड़े नेताओं को देख लीजिए, श्रीमती गांधी को देख लीजिए, शरद पवार जी को देख लीजिए, बाकी अन्य बड़े नेताओं को देख लीजिए, किसी की कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं आई। लेकिन जब से इन बच्चों ने कमाल संभाली है, पिता का उत्तराधिकार संभाला है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अखिलेश हो, राहुल जी और प्रियंका जी की तो इसलिए मैं बात नहीं करता कि वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, लेकिन कमोबेश उनकी भाषा में भी गिरावट है। अखिलेश की और तेजस्वी का तुलनात्मक रूप से राहुल गांधी जी को खड़ा होना मुझे ठीक नहीं लगा और कोई भी समीक्षक को ठीक नहीं लगा। वो बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति हैं, बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के, लेकिन जो भाषा का स्तर लगातार गिराया जा रहा है, वो जो है बच्चों जैसा वातावरण निर्मित हो रहा है, ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। ठीक है। नीता लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से। तो नीता लोधी जी, मैं आपके पास ही आती हूं, कैसी है कल की तैयारी? मध्य प्रदेश में तो ट्रेनिंग दी गई है एजेंट्स को, वहां पर कांग्रेस किस तरह से कल पोलिंग बूथों, माफ कीजिएगा, मतगणना स्थलों पर नजर रखेगी? देखिए, हमारे यहाँ भी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जितने भी हमारे मतगणना अभी करता है, सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सारे लोग मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हुए हैं और 17C फॉर्म की बात है तो वो भी सबको बता दिया गया है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है और सारे बड़े नेताओं को सतत निगरानी रखने के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र वाइज उनको दायित्व सौंपा गया है और किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस जन, हमारे लोग बिल्कुल तैनात रहेंगे कि अच्छे से सही ढंग से मतगणना हो सके, किसी प्रकार की कोई धांधली न हो पाए। तो मतलब शक है धांधली का? बारीकियों को उनको समझाया गया है, पूरी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि अच्छी, स्पष्ट और साफ सुथरी। नीता जी, धांधली का शक है क्या कांग्रेस को वहां पर भी? बिल्कुल शक है। जिस प्रकार निर्वाचन चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया गया और उसके बाद भी जिस प्रकार से ये अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती आई है आज तक, पिछले 10 सालों में, चाहे ईडी हो, CBI हो, SBI हो, इस प्रकार तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये धांधली या किसी में इनमें गिरावट ना आए। हो सकता है करे, पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से सारे जगहों पे हर मतगणना टेबल पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैनात रहेंगे कि ये मतगणना अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है। अमरजीत जी, कांग्रेस को शक है धांधली का और आपकी तरफ से आज महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो शक है वो कांग्रेस का एक चेहरा है कि वो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में 4 माह पूरे विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के पूर्व जो एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल पर बड़ी खुशियां मना रहे थे और जैसे ही परिणाम आए उसके बाद इन्होंने तरह तरह के अनर्गल प्रलाप करने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा ही दृश्य इनका अभी दिखने लग गया। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अभी से बचाव की मुद्रा में या आरोप की मुद्रा में आ चुकी, इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, ये तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। कहीं वो मीडिया समूह पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है एग्जिट पोल को लेकर, कहीं वो निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, अब वो सिर्फ बचाव की मुद्रा में है और वो बाद में जैसे कल परिणाम आएंगे दोपहर के बाद, तो ये उसके बाद फिर ये रोना शुरू करेंगे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि की आवश्यकता है। कांग्रेस
को बहुत सोच समझ की आवश्यकता है कि जिस तरह से इनके बड़े नेताओं के बयान लगातार आते हैं वो कांग्रेस की गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस को एक सकारात्मक सोच रखनी होगी यदि भविष्य में कुछ अच्छा सोच रखते हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का आशीर्वाद इन नेताओं को प्राप्त है और जो कुछ भी बयानबाजी करते हैं उन पर ये कोई रोक टोक भी नहीं लगाते। और इनके ही नेता जो है, जो आपके मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो, ऐसे बड़े नेता भी बाहर जाकर बहुत सारे बयान करते हैं। तो कांग्रेस आज यदि इस खराब स्थिति में खड़ी है तो उनके लिए इनके नेता ही दोषी हैं। नीता जी, जो अमरजीत जी कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, और इस वाले एग्जिट पोल के पहले तो आपकी तरफ से आप गाइडलाइन आ गई थी कि बैठना नहीं है किसी टीवी चैनल पर, चर्चा में शामिल नहीं होना। देखिए, एग्जिट पोल हमने शुरू से देखा है, 2004 का एग्जिट पोल भी देखा है, 14 का 19 का भी देखा है, अभी वर्तमान में 2023 से जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए तब का भी एग्जिट पोल हमने देखा है। तो एग्जिट पोल करने वाले मेरे साथी भाई बहनों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत मेहनत करते हो, बहुत तरह परिश्रम करते हो, इतनी कच्ची धूप में भी जाके परिश्रम करे, पर कहीं ना कहीं राजकीय दबाव सहजता से देखने को मिलता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को प्राप्त न्याय और 25 गारंटियों के साथ मैदान में थी, क्षेत्र में थी, जनता का जिस प्रकार उनको सही हम लोगों को सहयोग मिला और जनता का रुझान कांग्रेस की ओर था, जनता एक आशा की किरण से कांग्रेस को देख रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न मुद्दों से, रोजगार वाले मुद्दों से हमें निजात मिल पाएगी करके बहुत सी आशा की उम्मीद थी। और निश्चित तौर पर जो जनता का एग्जिट पोल आएगा वो एग्जिट पोल कहलाएगा। और आप देखिएगा कल की बात ज्यादा दूर नहीं है, कल देखिए कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में भी हम जीतेंगे। तो आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कितनी सीटें नीता जी? पूरे देश में खुले रूप से कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार बढ़ेगी, जिस प्रकार हमारे बड़े नेता। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? 11 में से 395। छत्तीसगढ़ में तो हमने 11 में अच्छे से अच्छी जीतने लायक मेहनत की है और हम जीत रहे हैं। नहीं, मेहनत की है, लेकिन नतीजा क्या रहेगा? क्योंकि आपका एग्जिट पोल, आप जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर तो आपको भरोसा है नहीं, तो आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? पर हमें जनता भी भरोसा है, उस जनता भी भरोसा है जो पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के तो वही जनता का भरोसा क्या बता रहा है? 11 में से कितनी? जनता का भरोसा ये बता रहे हैं कि हम 11 में 11 सीटें जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे इतने अच्छे थे, कांग्रेस की जो सोच थी, कांग्रेस की जो नीति थी, कांग्रेस की जो न्याय था, उस पर लोग भरोसा करेंगे। और नीता लोधी जी, कल, हाँ ठीक है, कल फिर से जब 4 जून को नतीजे आ रहे होंगे कल, तो कल हम फिर से इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है? आपने 11 का दावा किया है। अमरजीत जी, इसमें छोटा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप तो क्लीन स्वीप की तैयारी कर रहे हैं और नीता जी कह रही हैं कि एक भी नहीं मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में इससे पूरे जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे और भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब हमने 9 सीटें जीती थी। जब इनकी सरकार रहते हुए हमने 9 सीटें जीती थी। अभी तो हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने 4 महीने लगातार काम किया है। तो मुझे लगता है कि नीता जी से कल 2 बजे के बाद इस पर राय लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 11 की 11 सीटें कही और अपने नेताओं के बारे में कहा कि उनके नेता बहुत अच्छे चयन उनका हुआ था, लेकिन सारे खिसे हुए पिटे हुए चेहरों को इन्होंने अवसर दिया जो विधानसभा के चुनाव हार गए थे, और ऐसे चेहरों को अवसर दिया जिनकी सरकार भूपेश बघेल जी की थी, उनको नकार। नीता जी सुन लीजिए, कल आपसे चर्चा करेंगे, बिल्कुल सुन लीजिए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब आपको एक भी अवसर नहीं मिलने वाला है। हमारे 11 के 11 सांसद जीत कर जाने वाले हैं और तमाम जो दृश्य दिख रहा है नीता जी करने का काम करते थे और छत्तीसगढ़ के हित में कभी इनके सांसदों ने बात नहीं किया। काम करने की बात तो दूर, सदन में छत्तीसगढ़ की आवाज। नीता जी, आपके सांसद थे दीपक बैज, आपने उनकी टिकट काट दी, उनकी तो टिकट ही काट दी सांसद दीपक बैज ने। इसलिए ये तर्क मत कीजिए। आपने हाल ही में गृह मंत्री को टिकट दी, आपने भूपेश बघेल जिसके नेतृत्व में यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई, उसको टिकट दी। आपने ऐसे लोगों को टिकट दी। विकास उपाध्याय जो चुनाव हार चुके थे उनको राजधानी से टिकट दी। हम लीड की ओर जा रहे हैं। हम अपने सांसदों की लीड देख रहे हैं कि किस सांसद को कितनी लीड मिलती है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान है। बाकी 11 की 11 लोकसभा सीटों पर हम जीतने वाले हैं। जिस तरह से आप उत्तेजित हो रही, मुझे लगता है
ठीक है, ठीक है नीताजी, अमरजीत जी अब रुकना होगा, ज्यादा देर नहीं रुकना होगा। 20 घंटे हैं, इंतजार करना होगा, 20 घंटे का इंतजार, उसके बाद नतीजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सभी देख लेंगे, हमारे दर्शक भी देख लेंगे। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी ये सवाल लेकर, जब एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि 28-1, तो वो एक सीट जो कांग्रेस के खाते में दिख रही है, क्या वो छिंदवाड़ा है? छिंदवाड़ा के बारे में ये धारणा सभी के मन में है कि कमलनाथ जी ने वहां बहुत मेहनत की है और उनका इंटीरियर तक जो है संपर्क है, और पूरे परिवार ने जब सक्रियता से मेहनत की है, तब भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट वाला प्रबंधन है वो काम कर पाया या नहीं कर पाया, ये सबको संशय है। बाकी सीटों में जो है केवल मेरा व्यक्तिगत मानना था कि मुरैना में भी कांग्रेस ने अच्छी शक्तिपूर्ण जो किया है, क्योंकि वहां नाराजगी थी। हाँ। अब मुझे तो मैं मतलब यदि एक सीट के बारे में आकलन करने के लिए कहा जाए तो छिंदवाड़ा निश्चित रूप से बहुत सख्ती से लड़ी गई सीट थी। कांग्रेस लड़ी हो न लड़ी हो, लेकिन कमलनाथ जी ने बहुत ताकत के साथ वो सीट के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है, राम पांडे जी, कितनी सीटें? जी पहले तो ये आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है? जी पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि कोई हार गया है तो इसका मतलब ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार चुनाव हारे थे, यहाँ तक कि मथुरा से उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वो लगातार लड़ते रहे। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना में हारे जो विधायक का चुनाव हार गए थे उनको टिकट दिया, ग्वालियर में जो विधायक का चुनाव हार गए थे उनको टिकट दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे उनको टिकट दिया, भोपाल में हारे हुए को टिकट दिया। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया। तो हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट देना मुझे नहीं लगता है कि कुछ उसमें गलत माना जाता है। अब आती है मध्य प्रदेश की जीतने की बात, तो मेरी नजर में हम करीब 10 से 15 सीटें जीत रहे हैं और स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि हम 0 सीट जीत रहे हैं। तो 0 सीट से मैं सहमत नहीं हूँ। ये एग्जिट पोल है राम जी? हाँ, मतलब जो अमित शाह जी ने लिख कर दिया है वही पोल है ये। तो जैसे नकुल नाथ जी वाली सीट जीत रहे हैं हम, कांतिलाल भूरिया जी वाली जीत रहे हैं, ओमकार मरकाम वाली सीट हम जीत रहे हैं। राम पांडे जी, ये एग्जिट पोल है, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, ये पोल्स ऑफ पोल्स है, उसके आधार पर हमने ये ग्राफिक्स तैयार किए हैं, ठीक है? हाँ, जो अमित शाह जी ने लिख कर दिए हैं, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ। जो अमित शाह जी ने लिख कर दिए हैं वही सारे। चलिए, आपकी सोच हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से हर खबर को भी दिखाते हैं और अपनी हमारी बाकायदा एक टीम है जो इस तरह के आंकड़े तैयार करती है, ठीक है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। डीवी लाइव का तो इसमें कोई एग्जिट पोल नहीं चल रहा है, वो तो कांग्रेस को 300 से ज्यादा सीट बता रही है। हमारा डीवी लाइव का तो यहाँ मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, उसने हमें 300 से ज्यादा सीट बताई है। कई चैनल हैं जिन्होंने हमें 300 से ज्यादा सीट बनाई है। तो आपको तो भरोसा ही नहीं है ना, आपको तो एग्जिट पोल पर भरोसा है ही नहीं, तो चाहे किसी भी संस्थान दिखाए, कोई भी संस्थान दिखाए, तो आपको तो भरोसा नहीं है। आपने तो पूरी तरह से बहिष्कार किया था इसका। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, आपका आकलन क्या कह रहा है वो बता दीजिए। जो एग्जिट पोल अमित शाह ने लिख कर दिए उन पर भरोसा नहीं है हमें। राम पांडे जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल रही हैं आपके एग्जिट पोल के मुताबिक? जी गिनिए आप मैडम, बताइए। मैं आपको गिनाता हूँ, बताइए। कम से कम 10 सीट हम जीत रहे हैं और हो सकता है 15 भी जीत जाए। कौन कौन? नकुलनाथ जी की सीट हम जीत रहे हैं, ठीक है? लिखिए आप। हाँ, मैं लिख रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी की सीट जीत रहे हैं, लिखिए आप। कांतिलाल भूरिया जी की सीट हम जीत रहे हैं, लिखिए आप। महेश परमार वाली सीट हम जीत रहे हैं, लिखिए। ओमकार शिवम जी, आप भी लिखते रहिएगा साथ में, हाँ बताते रहिए आप। जी 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 जी। प्रवीण पाठक वाली सीट भी हम जीत रहे हैं, सतपाल सिकरवार वाली सीट भी हम जीत रहे हैं, फूल सिंह बरैया वाली सीट भी हम जीत रहे हैं, कमलेश्वर पटेल वाली सीट भी हम जीत रहे हैं। तो कम से कम 10 से 15 सीट हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और आप राम जी, अभी 10 नहीं हुई, अभी कितनी 9 सीट हो चुकी है ना? हाँ, तो ठीक है, मैं आपकी कंप्लीट कर देता। जी जी। राव यादवेंद्र गुना शिवपुरी से हम जीत रहे हैं, ठीक है? 10 हो गई, और बढ़ानी हो तो आप बता दीजिएगा। नहीं, नहीं, मेरे हिसाब से बढ़ाएंगे क्या आप? मैं तो आपका एग्जिट पोल पूछ रही हूँ ना बस। अच्छा, मेरे हिसाब से थोड़ी चलेंगे राम जी आप। जी जी जी। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आप बात स्वीकार करेंगे। 29 सीट आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए कौन कौन सी जीत रहे हैं,
हाँ, मैं बिल्कुल पूछूंगी। आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए, मैं बिल्कुल प्लीज, पूछूंगी। मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज। मैं बिल्कुल पूछूंगी राम जी, आप अपनी बात तो पूरी कर लीजिए, मैं बिल्कुल पूछूंगी। बीजेपी प्रवक्ता से मैं बिल्कुल पूछूंगी राम जी, आप यहीं बैठे हैं ना, सुनकर जाइएगा, आप यहीं बैठे हैं, सुनकर जाइएगा, यही सवाल पूछूंगी मैं। और कम से कम राम जी आप तय मत कीजिएगा कि मैं किससे क्या सवाल पूछूंगी, ये मेरा काम है, मुझे डिसाइड करने दीजिए कि किससे क्या सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए 29 सीट कौन सी जीत राम जी, 29 नाम उनसे पूछिए वो कौन सी जीत रहे हैं। ठीक, ये आपका सवाल है, लेकिन मैं ये आपका सवाल है, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका सवाल लेकर जा रही हूँ, मैं आपका सवाल लेकर बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। 29 नाम गिनवाइए शिवम जी, 29 नाम आप उनसे गिनवाइए। हाँ ठीक है, रुकिए तो सही सर, रुकिए सर जी। शिवम जी जवाब दीजिए। के जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, जनता ने जवाब दे दिया है, जनता का जनादेश ईवीएम में स्थापित हो चुका है। कल 4 जून को कांग्रेस के पास ईवीएम चुनाव आयोग के 2-4 ऊपर के अलावा कुछ होना नहीं होगा। मैं 29 सीटें अगर ये चाहते हैं तो मैं गिना देता हूँ, हालांकि जनता का बर्बाद होगा। चैनल पर बहुत सारे प्रदेश के बता रहे हैं राम जी, सुन लीजिए। राम पांडे की बात सुनने का धैर्य रखेंगे, राम पांडे की बात सुनने का धैर्य रखेंगे। मैं आपको नाम गिना देता हूँ, राम पांडे की बात सुनिए सीटें। बताइए, यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आपका चैनल प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चैनल है, सामुदायिक विषयों पर चर्चा होनी। अरे राम पांडे जी, शांति धैर्य धरोगे 2 मिनट के लिए? बदतमीजी से डिबेट आप करते हो। राम जी थोड़ा सा पेशेंस, राम जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। पांडे जी, मैं आपको सीधे गिनाता हूँ, थोड़ा सा। सबसे पहली सीट सबसे कोने से आप शुरू करिए। सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, रीवा डॉक्टर जनार्दन, बता रहे हैं वो, सुन लीजिए, बता रहे हैं, लिख लीजिए, सुन लीजिए, बता रहे हैं। पांडे जी सुनिए आप, मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते, छिंदवाड़ा बंटी साहू, उसके बगल जबलपुर में हमारे जो प्रत्याशी हैं दुबे जी, आशीष दुबे, फिर उसके बाद खजुराहो में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं चुनाव जीत रहे हैं। शिवम शुक्ला जी, मैं शिवम शुक्ला जी, राम जी, मैं माफी के साथ आप दोनों को ही रोक रही हूँ।